नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट आफ्ट शाला में, जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के रियल क्वेश्चंस पर। आज के टाइम में स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज भी है और कंपटीशन भी, बट क्लैरिटी अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसी क्लैरिटी को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मिस्टर श्याम वर्मा जी मौजूद हैं। एजुकेशन और स्टूडेंट मेंटरिंग के फील्ड में ये एक क्रेडिबल नाम है। इनकी गाइडेंस में स्टूडेंट्स ने CUET जैसे नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑल इंडिया टॉप रैंक अचीव किया है। सर ने प्रूव किया है कि माइंडसेट और राइट डायरेक्शन के साथ सब पॉसिबल है। वेलकम टू आफ्ट शाला सर। Thank you so much, Ashna. Thanks a lot for inviting me here. सर, आपकी जर्नी काफ़ी लॉन्ग रही है अभी तक और आपने CUET भी टॉप किया है, तो इस जर्नी को आप कैसे बताएंगे? और इस जर्नी में काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स भी आए होंगे, तो उन टर्निंग पॉइंट्स में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपके माइंडसेट को एक विनिंग माइंडसेट में कन्वर्ट किया? थैंक यू सो मच आशना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है भोपाल से हूँ। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल। BHL में मेरे फादर जॉब करते थे और उसके बाद मैंने MBA किया और MBA मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस में किया था। और जब प्लेसमेंट ड्राइव मेरे कॉलेज में चल रही थी तो उस समय मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी रिसर्च करके रखी थी एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट वर्किंग विद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए उस समय की मुझे याद है एलाई लिली, रैनबैक्सी ऐसे कोई भी कंपनी आती थी तो ऑलमोस्ट दे यूज्ड टू सेलेक्ट मी, क्योंकि मैंने उस पर काम अच्छा किया हुआ था। तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताता हूँ कि मेरे कॉलेज के जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर थे, रवि सक्सेना सर थे, वो IIM अहमदाबाद से पास आउट थे और वो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत साल काम कर चुके थे, सीनियर लेवल तक। तो उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि श्याम देखो, तुम फार्मा में जाना चाहते हो, पर मैं तुमको बताता हूँ कि तुम चाहे MR से स्टार्ट, मैनेजमेंट ट्रेनी से स्टार्ट करोगे, फिर एरिया मैनेजर बनोगे, रीजनल मैनेजर बनोगे, पर उन्होंने उसकी मतलब उनको लगा कि मैं उस प्रोफेशन के लिए उतना सूटेड नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि मुझको लगता है कि तुम टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग इस तरह की पोजीशन के लिए बहुत फिट हो। और उसी समय PT एजुकेशन नाम की कंपनी हमारे कैंपस में आने वाली थी, तो मैं उसमें बैठा, उसमें सेलेक्ट हो गया। आई डोंट नो, मुझे लगा कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लूँगा, क्योंकि वहाँ टीचिंग प्रोफाइल भी था मैनेजमेंट के साथ साथ। तो ये मेरे एक लाइफ का एक ऐसा पॉइंट था जो कि बहुत ही अनकन्वेंशनल और सो टू से उस समय के हिसाब से बहुत रिस्की डिसीजन भी मैंने लिया था कि कन्वेंशनल कॉर्पोरेट सेक्टर ना जाके मैंने काउंसलिंग और टीचिंग इस तरह के प्रोफेशन को चुना MBA करने के बाद। आई डिड माई MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, यहाँ तक भी बात वो नहीं थी, लेकिन जब मैंने काम करना चालू किया तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था मेरा यहाँ पे। ऑलमोस्ट करियर काउंसलिंग से लेके, टीचिंग से लेके बहुत सारी, आई वॉज शोल्डरिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो दैट मेड मी ए वेरी वर्सेटाइल एंड मल्टीटास्कर काइंड ऑफ ए पर्सन। तो वहाँ से मेरे को जो क्लैरिटी आई और जिस तरह का एन्जॉयमेंट मैं अपने काम को कर रहा था, मतलब मैं आपको सही बोलूँ तो रायपुर में जब मेरी पोस्टिंग हुई, जब मैं रायपुर ही आया था 2001 में MBA करके, तो उस समय ऑलमोस्ट शुरू के 3 महीने में मैं 20-20 घंटे काम करता था। 4 घंटे से ज़्यादा सोने का टाइम ही नहीं मिलता था। और फिर भी मैं देखता था कि सुबह और शाम, रात, दिन भर मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती थी, बिकॉज आई वॉज रियली रेलिशिंग एंड एन्जॉइंग माई जॉब। तो ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद आई नेवर फेल्ट लाइक क्विटिंग। बहुत बार मैंने सोचा, मेरे को अच्छे सैलरी के ऑफर भी आए उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, पर उसके बाद मैंने फिगर आउट कर लिया था कि एंटरप्रेन्योर वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, वो काफ़ी रिवॉर्डिंग थी और इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग करियर एंड दैट्स व्हाई आई नेवर लुक्ड बैक। और मैं समझता हूँ मेरे लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था। तो चाहे फाइनेंशियली बोलिए या इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन बोलिए या पीस ऑफ माइंड, द इमेंस अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आई ड्रॉ इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट, दैट इज़ द दैट हैज़ बीन अ बिग थिंग फॉर मी। इज इट कि आप अपना पैशन और अपनी जॉब को एंजॉय करना सैलरी से ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि उस समय नहीं, देखिए क्या होता है कि मैं तो अपने जॉब को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, लेकिन आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन लाइफ कि मैं अपने सारे सेंसेस खुले रखता हूँ। आई रिमेन वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन।
तो उस समय सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के, लेकिन मैंने एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी इसमें स्पॉट कर ली थी, बिकॉज इसमें कोई बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर्स थे नहीं। तो मैं समझ गया था कि इफ़ आई वॉज ए गुड फैकल्टी, आई वॉज क्वाइट अ मोस्ट सॉट आफ्टर काउंसलर एंड फैकल्टी एट माई सेंटर, तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई स्टार्ट माई ओन वेंचर इट विल बी अ गुड हिट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मैंने करीब 1.5-2 साल काम किया। उसके बाद जिस कंपनी में मैं काम करता था, पीटी एजुकेशन एम्प्लॉय था, उसी की मैंने फ्रेंचाइजी ले ली रायपुर में, ठीक है। सो दैट वाज ए वेरी बिग सक्सेस पॉइंट फॉर मी। फाइनेंशियली इट वाज फार मोर रिवॉर्डिंग देन अदरवाइज वट एवर आई वुड हैव बीन अर्निंग आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम IIMs। तो IIM से भी पास आउट होकर यदि जो भी मैं ड्रॉ कर रहा होता, उससे ज़्यादा मैं एज एन एंटरप्रेन्योर उसमें अर्न कर रहा था। तो फाइनेंशियली एंड पैशन वाइज तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक, बोलते हैं ना कि 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में, वो वाली सिचुएशन थी। जैसे आपने भी एक पाथ चूज किया, तो अभी स्पेशली रिसेंटली कुछ सालों से करियर ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली अब तो क्रिएटिव चीज़ें भी एज अ करियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं। yes. फिर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, इतने ऑप्शंस, और तो फिर भी इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? देखिए, पहले तो मैथमेटिकली हम समझे कि यदि मेरे सामने 3 ही कोई फल रखे हैं और मुझे खाना है, तो मुझे 3, मतलब मेरी जो अटेंशन स्पैन है वो 33% हो जाएगी पर फ्रूट, और यही यदि 10 हो जाए तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो कन्फ्यूजन वैसे ही क्रिएट होता है। पर उसके अलावा भी क्या होता है कि मुझे लगता है कि एट टाइम्स क्या होता है कि जैसे जैसे मेरे एरा से हम आगे आते जा रहे हैं, तो पेरेंट्स के पास भी दे आर वेरी मच ऑक्यूपाइड इन देयर ओन थिंग्स। सब कुछ इतने स्पेशलाइज्ड हो गए हैं कि पेरेंट्स भी एक सर्टेन लेवल तक अवेयरनेस है, लेकिन वो भी उनको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा क्योटिक महसूस करते हैं बहुत सारे करियर ऑप्शंस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कौन सी फील्ड पे जाना चाहिए। तो दैट इज़ वाई दिस कन्फ्यूजन क्रीप्स अप। तो मैं समझता हूँ कि या तो वो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, या तो कई बार इत्तेफाक से क्या होता है, कई फैमिलीज़ में चाचा मामा ताऊ ऐसे कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। कई बार इसका नुकसान भी होता है कि मल्टीपल टाइप की करियर काउंसलिंग घर में हो जाती है, बट अदरवाइज कई फैमिलीज़ में फॉर्चुनेटली कुछ अच्छे गाइड मेंटर भी मिल जाते हैं, और क्लैरिटी कुछ बच्चों को वैसी आ जाती है। बट कई बच्चों को डेफिनेटली कन्फ्यूजन आता है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक वहाँ पे एक प्रोफेशनल गाइडेंस उन लोगों को ले लेनी चाहिए। सर, आपने बोला कि गाइडेंस लेनी चाहिए, तो इस गाइडेंस के लिए और अपना एक पाथ डिसाइड करने के लिए किस एज में स्टूडेंट्स को शुरू कर देना चाहिए? देखिए, अब समय के साथ ना चीज़ें इतनी ज़्यादा इवोल्व हो गई हैं कि आप ये समझ लीजिए कि बच्चा जो भी इसको सुन रहा है, या जो भी बच्चे जिस भी शहर में हों, वहाँ पे यदि वो किसी भी करियर काउंसलर को अप्रोच करते हैं, तो आजकल एक ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि ऐसे साइकोमेट्रिक टूल्स या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। कुछ तो एक DMIT करके भी टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पे हम बच्चों के फिंगरप्रिंट लेके उनको उनकी ब्रेन मैपिंग करते हैं कि ये किस तरह के करियर के लिए नेचुरली सूटेबल है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, और दीज थिंग्स आर अवेलेबल एट ए वेरी वेरी इन ए वेरी इकोनॉमिकल प्राइजेस। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्रोफेशनल गाइडेंस ली जा सकती है, और हमने बहुत केसेस देखे जहाँ पे कम उम्र से ही बच्चे यदि थोड़े से अवेयर हो जाते हैं। यदि मैं क्लास के टर्म्स में बोलूँ तो आज की डेट में 7th 8th क्लास से भी बच्चे साइकोमेट्रिक असेसमेंट करवा सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी बच्चों को आ जाती है, और उससे फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे, कई बार देखिए आप देखेंगे कि बच्चे 12th में आके उनकी आंखें खुलती है कि भाई मेरे को ये चूज़ करना है करियर, या मेरे को गाइडेंस दीजिए, तो उस समय तक काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेजर एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो तो सिर पे ही आ जाते हैं। तो फिर उस समय या तो वो ड्रॉप लेंगे उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ऐसा कुछ। तो यदि थोड़ी अर्ली एज में, कुछ नहीं तो भी मुझे लगता है कि 9th क्लास से बच्चे को थोड़ा सा कॉन्शियसली सीरियस हो जाना चाहिए, अपने टीचर्स से, फैकल्टी से, उनके स्कूल के करियर काउंसलर से, या प्रोफेशनल गाइडेंस आउट ऑफ देयर स्कूल, इस तरह का एक कुछ तो उनको, या ऑनलाइन वेबसाइट से काफ़ी सारी जहाँ पे फ्री टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उन लोगों को डेफिनेटली कंसल्ट करनी चाहिए। तो थोड़ा सा हाथ पैर मारने से कुछ तो क्लैरिटी आती है। और जैसे मैंने बताया, बेसिकली यदि मैं थोड़ा सा इस पॉडकास्ट को बहुत टेक्निकल नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों का लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है। तो
ये बहुत ज़्यादा सॉर्टेड फिनोमिना है कि लेफ्ट ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शंस, जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए या रीजनिंग एबिलिटीज़ हो गई, तो वो लेफ्ट ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और राइट ब्रेन जो होता है थोड़ा इमोशंस, क्रिएटिविटी, उस तरह की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये चीज़ें थ्रू अ साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत आसानी से पता लगाई जा सकती हैं कि किसी भी स्टूडेंट का लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है कि राइट ब्रेन है, या कितना कितना मिक्स है दोनों का। और उसके हिसाब से बड़े अच्छे से करियर मैपिंग पॉसिबल है, बहुत ही आसानी से पॉसिबल है। और मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बिल्कुल देखा है कि जो भी हम लोग करियर मैपिंग करके देते हैं, बिल्कुल बच्चा सूटेबल फिट हो जाता है उस पूरे सिस्टम में। तो मैं समझता हूँ कि 9th क्लास 10th क्लास के आसपास से बच्चे को सजग हो जाना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने करियर के तरफ फॉर्मली ध्यान देना चालू करें। उसको अपने डिस्कशन करना चाहिए पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए इस सब चीज़ों के ऊपर, स्पेशली 9th क्लास से। लेट डिसीजन मेकिंग ड्रॉप में रिजल्ट करता है, तो ड्रॉप वेस्ट ऑफ टाइम है कि एक अच्छा डिसीजन है? देखिए क्या होता है, कई केसेस में तो मैंने देखा है ड्रॉप ईयर लेना अपने आप में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन भी होता है। देखिए जैसे कोई बच्चे को यदि क्लैरिटी है कि मुझको ये करना है, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया या IIT JEE हो गया या IP मैट MBA एंट्रेंस हो गया, इस तरह का, तो यदि बच्चे को एक क्लैरिटी है कि मुझको ये ही फील्ड में जाना है और उसने यदि एक अटेम्प्ट दे चुका है, वो वाकिफ़ हो गया है उसके लेवल ऑफ टफनेस से, एग्ज़ाम पैटर्न से, तो उस स्थिति में उसको पता है कि मैं ड्रॉप लूँगा और मैं अच्छे से पढ़ाई करने वाला हूँ, तो ड्रॉप वर्थ इट होता है। क्योंकि मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो नेम सेक के लिए या पेरेंट्स के कहने पे ड्रॉप तो ले लेते हैं, पर वो उतनी सिंसियरिटी शो नहीं करते, अल्टीमेटली वो वापस टाइम पास करके 1 साल पूरा खराब कर देते हैं। तो उस स्थिति में तो ड्रॉप लेना वेस्ट ऑफ ईयर ही हो जाता है। लेकिन यदि बच्चा अपने मन से यदि कमिटमेंट शो कर रहा है, बच्चा खुद आगे बढ़ के बोल रहा है कि नहीं ठीक है, मैंने भले ही पिछले साल नहीं पढ़ा पर मैं पढ़ूंगा, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, और उसको क्लैरिटी है कि इसी फील्ड में जाना है और पढ़ने के लिए भी तैयार है, तो नेचुरली मैं बोलूँगा कि ड्रॉप लेना बिल्कुल लाजमी है। और एक चीज़ और थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करूँगा, कई बार कई एग्जाम्स के लिए जो परसेंटाइल कट ऑफ्स होते हैं, यदि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ड्रॉप की बात करूँ, जैसे लेट्स से कि किसी टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए किसी एग्जाम में लेट्स से 85 परसेंटाइल प्लस चाहिए, अब बच्चे के आ रहे हैं लेट्स से 65 या 70, तो हम एक रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा एक अच्छी मेहनत करेगा तो 20 परसेंटाइल का वो जंप ले सकता है। लेकिन इस बच्चे के आ रहे थे लेट्स से 20-25 परसेंटाइल और कट ऑफ है 85 परसेंटाइल, तो उस केस में उसको रियलिस्टिकली भी इवेल्युएट कर लेना चाहिए कि यार एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा कि वो 25-30 परसेंटाइल से 80-90 परसेंटाइल तक की जंप लगा पाए, तो इन दैट केस उसके पास ऑप्शन रहेगा कि फिर रियलिस्टिकली वो इवेल्युएट करके उसके बजट में, उसके प्रायोरिटी के हिसाब से जो कॉलेज आ रहा है उसको वो चूज कर सकता है। सर कॉलेज के पहले स्टूडेंट्स को कैटेगरीज में बांटा जाता है, एवरेज स्टूडेंट्स, बिलो एवरेज, टॉपर्स। तो टॉपर्स के पास तो खैर चीज़ें ऑलमोस्ट सही रहती है, बट एवरेज स्टूडेंट्स के पास ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो टॉपर्स के पास भी नहीं है, जो उनको पता नहीं है, उनको रियलाइज़ करना चाहिए? ऐसा तो अब एवरेज के पास क्या है जो टॉपर्स के पास नहीं है, ये काफ़ी हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए एवरेज स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट, ये सब देखिए माइंडसेट्स हैं। जैसे कि एक कहावत है कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यदि किसी बच्चे को डेस्परेशन है कुछ पाने का और यदि वो मेहनत करने के लिए राज़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें एवरेज कितना भी, वो एवरेज हम यदि परसेंटेज के टर्म्स में तो समझ पाएंगे ना कि उसके परसेंटेज कम है तो हम सोच रहे हैं कि वो एवरेज है, लेकिन यदि उन्हीं एवरेज में से इट इज़ जस्ट अबाउट क्लैरिटी। यदि किसी बच्चे को क्लैरिटी आ गई कि यार ये मुझको करना है और उसके अंदर वो पैशन भी है, मैंने खुद हमारे इंस्टीट्यूट से और बहुत इधर उधर दुनिया में बहुत एग्जाम्पल ऐसे पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे ये सब माइंडसेट की बात है, क्लैरिटी की बात है। एक बार ये क्लियर हो जाए तो बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं वाली बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एवरेज के पास क्या है जो टॉपर्स के पास नहीं है, भाई सबके पास सब चीज़ें हैं, जस्ट उसको आंखें खोल के देखनी है। उसको यदि क्लैरिटी आ गई कि ये करना है और एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स भी बचपन से कई बार कई चीज़ें बोलते रहते हैं कि क्रिटिसिज्म वो फेस कर चुके होते हैं, नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, तो बच्चों की ना सेल्फ एस्टीम बड़ी डैमेज हो जाती है। उनको लगता है यार शायद सही में मेरे से हो नहीं पाएगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ चीज़ है कि बच्चे के अंदर से यदि ये एलिमेंट ही मिट जाए ना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ कोई कोई उसकी क्लैरिटी नहीं ला सकता। उसको लाख कितनी अच्छी कोचिंग दिला दो, कोई कुछ भी कर दो, अमृत भी सामने रखा होगा तो उसको तो लगेगा यार ये तो मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को किसी तरीके से यदि ये विश्वास जगा के रखना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ और मुझसे कुछ हो सकता है, तो वो जिस दिन उसको ये जाग गई उसके अंदर की ये चीज़ कि मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ इतना ही चाहिए, उसके बाद तो फिर सब कर सकता है। वो एवरेज से वो टॉपर बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ग्रोथ के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, जैसे ही हम अपने करियर के पास जाने लगते हैं स्टूडेंट्स, तो पेरेंट्स का कंसर्न भी कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। केयर ही है बट कभी कभी वो केयर कंट्रोल में बदल जाती है। तो स्टूडेंट्स को इस कंट्रोल को कैसे हैंडल करना चाहिए, और पेरेंट्स को क्या ये कंट्रोल सही है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आशना आपने। देखिए मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा थोड़ा सा जो मैं बोलने वाला हूँ। हंड्रेड्स ऑफ पीपल की मैं करियर काउंसलिंग कर चुका हूँ, हज़ारों लोगों स्टूडेंट्स को मैंने हैंडल किया। पिछले 25 साल में करीब करीब 20,000 लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन से मैंने केटर किया है, हमारे मिरेकल्स की तरफ से जो सर्विसेज दी हैं हमने। तो स्पेशली पिछले 5-7 सालों से जो मेरे पास बहुत सारे करियर काउंसलिंग के केसेस आ रहे हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा, उसमें से ऑलमोस्ट हर 10 में से अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 केसेस ऐसे मैं देख रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, जो इनवेरिएबली कंप्लेन कर रहे हैं कि जो मदर्स हैं उनका इंटरवेंशन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव में यदि मैं बात करूं, तो जैसे हम लोग 4 भाई बहन थे, मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा था, और मेरे पापा लोग 6-7-8 लोग होते रहे होंगे शायद भाई बहन, इस तरह की फैमिलीज होती थी, बड़ी फैमिलीज होती थी। तो बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते थे, मतलब पेरेंट्स, मम्मी का खाना बना रही है, ये कर रही है, कपड़े धो रही है, मतलब पता ही नहीं चलता था बच्चे कब बड़े हो गए। मेरे पापा को कभी याद भी नहीं रहता था, कोई आता था कि वर्मा जी आपका बेटा क्या कर रहा है, तो पापा बोलते थे अरे श्याम इधर आओ, ये बेटा है, ये अभी 7th क्लास में। तो मैं उनको बोलता था पापा अभी मैं 9th में हूँ। तो बोलता था क्या बात कर रहा है तू 9th में है? तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है, माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है बच्चों का। ज़्यादातर फैमिलीज़ में 2 बच्चे हैं, या कई फैमिलीज़ में तो एक ही बच्चा है, घर में मेड है, सब कुछ है, तो मतलब पेरेंट्स के पास, स्पेशली मदर्स के पास बहुत सारा स्पेयर टाइम है, तो वो बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज कर रही हैं अपने बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगता है उन मदर्स के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज कर रही है, उनको थोड़ा सा लीवे देना चाहिए, थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए, और वो जो केयरिंग है उनकी, उनको लेके वो ओवर कंसर्न है, तो वो कंट्रोल में बदल जा रही है। बिल्कुल आपका सही सवाल है। तो मुझे लगता है खास तौर पर ना, ये जब बच्चा 8वीं 9वीं पे आने लग जाता है, तो वो एक उसकी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके अंदर एक पावर का उसको एहसास होता है, फिजिकली वो स्ट्रांग होता है, और वो अपने स्कूल वगैरह में भी सीनियर टाइप का बन जाता है। 11th 12th के बच्चों को एक सीनियर वाली फीलिंग आती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, पर वो कम्युनिकेशन मतलब वही पुराना वाला बना रहता है, तो उसमें थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत होती है। थोड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए टीनेजर्स को। जैसे ऐसा होता है कहाँ जा रहा है, या तू कहाँ से आ रहा है, तो थोड़ा सा टीनेजर्स को लगता है कि यार थोड़ा ढंग से बात करो हमसे, या मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मुझको पता है मैं कहाँ गया था, वगैरह वगैरह। वो एक ईगो क्लैशिंग हो जाती है। तो यार उसको थोड़ा सा ना, मुझे लगता है पेरेंट्स को यहाँ पे लेट लूज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ध्यान मत दो, पर रिस्पेक्टफुली ट्रीटमेंट, जो बातचीत करने का तरीका है वो थोड़ा फ्रेंडली हो जाना चाहिए। बहुत बचपन में जैसे होता है उससे थोड़ा सा लूज होना चाहिए उस पर। और जहाँ तक बात है, आपने पूछा बच्चे कैसे हैंडल करें, मैं यहाँ बच्चों को, टीनेजर्स को, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को ही बोलूँगा कि यार पेरेंट्स का भी आप रिस्पेक्ट करो, और उनसे उलझो मत आप। मतलब कहीं कहीं पे लगता है कि मम्मी की तो आदत ऐसी है, तो थोड़ा सा भाई एक कान से सुन के उधर से निकाल दो तुम, लेकिन उनसे आप बहस मत करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। वो अपनी जगह पे सही हैं अपनी चीज़ें बताने में, बट थोड़ा सा आपको भी ये चीज़ मैनेज करनी चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन गैप नहीं क्रिएट करना चाहिए। कई बार बच्चे बात ही नहीं करते, या दे टर्न ऑफ, मुंह फुला के चले गए, या आए बात ही नहीं की। तो थोड़ा डायलॉग करना चाहिए, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर इन्वॉल्व करना चाहिए। पेरेंट्स हैं आपके, तो इस तरीके से आई थिंक दिस सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड। और अगर ऐसी सिचुएशन में बच्चों को चूज क्या करना चाहिए, जैसे कब
यूजुअली 12th के बाद ये सिचुएशन आती है, जब बात आती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रुकेंगे कि पढ़ने के लिए आपको और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं आज, तो पेरेंट्स को एक डर रहता है कि बहुत सारे डर रहते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं और अब डिटैचमेंट इश्यूज रहते हैं। तो उस समय स्टूडेंट्स को क्या चूज़ करना चाहिए, अपना करियर देखें कि पेरेंट्स देखें? नहीं, देखिए क्या होता है, मेरे पास ऐसे वाकई बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं आशना, जहाँ पे कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं नेसेसरली, कि हम चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट लाइफ सीखे, और बच्चा नहीं चाहता, वो पेरेंट्स के साथ चाहता है। और वाइसे वर्सा भी होता है कि बच्चा जिद पे अड़ा है कि मैं तो मुंबई जाऊँगा या मुझे बाहर जाना है, और पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये अभी इतना मैच्योर्ड नहीं है, ये हैंडल नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमेशा एक मिड वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो क्लैशेस का कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक मिड वे पाथ ज़रूरी है कि कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। यदि अब पेरेंट्स कई बार यदि बच्चे को डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे उसका बैकग्राउंड रहता है। पेरेंट्स कई बार अम्प्टी नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार सेवरल ओकेजन में हो सकता है बच्चे को समझा चुके हैं, बच्चा कई बार पैसे घुमा चुका है या गलत संगति में था वो, उसकी वजह से उसका एकेडमिक्स और काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई होती हैं। तो पेरेंट्स को डेफिनेटली उनका फियर गलत नहीं है। कई बार दिल्ली में बच्चों को पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते एनसीआर वगैरह में सेफ्टी कंसर्न्स को लेके। तो और टीनेजर वाली सिचुएशन ऐसी होती है आशना कि बच्चे की समझ थोड़ी कम रहती है, पर उसको लगता है कि मी माई सेल्फ, मुझे सब आता है, ठीक है। तो वो एक गैप क्रिएट करता है, उसको लगता है हाउ कैन यू गाइड मी, मुझको सब आता है। तो यहाँ पे एक मिड पाथ तो ज़रूरी है। तो आपने बोला कि कैसे चूज़ करें, तो भाई देखिए वहाँ पे कई बार तो अल्टीमेटली देखिए पेरेंट्स का ही से होगा इसमें। बच्चा अड़ भी जाएगा तो पेरेंट्स यदि नहीं उसको वो कर सकते तो कुछ वो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एमिएबल एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। यदि वाकई कोई कोर्स जिसमें वो सेलेक्ट हुआ है, यदि वो अवेलेबल ही नहीं है आपके शहर में और बहुत डिजर्विंग कॉलेज है, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स जनरली अंडरस्टैंड करते हैं नेचुरली। अब जैसे अपन बात करें कि बहुत आईवी लीग कॉलेज है, आईआईटी है, आईआईएम है या कोई एम्स है, तो पेरेंट्स इतने तो सेंसिबल होते हैं उस समय तो वो भेजते हैं। नॉर्मली मैंने जो देखा 90% केसेस में पेरेंट्स वहाँ पर ही बच्चों से वैसी वाली सिचुएशन आती है कि बच्चे को वो नहीं भेजना चाहते हैं जहाँ पे कॉलेज की जो रैंकिंग है, रेपुटेशन है, वो इतनी आईवी लीग का भी नहीं है कि उस पर इतना हाई स्टेक रिस्क लिया जाए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो चीज़ है, यदि बच्चा अपने आप को प्रूव करता है, जैसे हमारे यहाँ बहुत केस है, कई दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक सीयूईटी की ऑल इंडिया टॉपर थी, तो उसके फैमिली में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी, वो नहीं जाने वाली थी। तो हमने आउट ऑफ द वे जाके कोशिश करी, कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट किया इंडस्ट लिस्ट को, और उसकी पूरी फीस और खाने पीने का सब कुछ अरेंजमेंट कराया। तो ऐसी सिचुएशन रहती है, बच्चा यदि वाकई अच्छा कॉलेज क्रैक करता है तो मुझे लगता है पेरेंट्स डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। मैं तो कई केसेस में ऐसा जानता हूँ पेरेंट्स बिल्कुल अगेंस्ट पे थे, मैंने बच्चे को बोला कि बेटा तू बिल्कुल सही जा रहा है, मैंने पेरेंट्स को कॉल करके उनको जेन्युइनली कन्विंस किया, और पेरेंट्स वर वेरी थैंकफुल कि आपने सही हमको गाइड किया। और पेरेंट्स को भी चाहिए ट्रस्ट करें, पेरेंट्स एकदम ही बच्चे को बच्चा ही मान लेते हैं, तो थोड़ा सा ट्रस्ट भी करना चाहिए, और जो वो गाइडलाइंस देते हैं वही बच्चे को भी माननी चाहिए। पहले से कंपेयर किया जाए तो कोचिंग इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब बच्चे स्कूल एक बार अवॉइड करके कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि कोचिंग इंडस्ट्रीज कभी कभी फियर और इनसिक्योरिटी सेल कर रहे हैं? हाँ डेफिनेटली, देखो आशना, कोचिंग इंडस्ट्री इनसिक्योरिटी और फियर को एनकैश कर रही है, जैसा आपने बोला, डेफिनेटली समटाइम्स करती है। और ये कोचिंग इंडस्ट्री क्यों, सारी इंडस्ट्रीज एनकैश करती हैं फियर, जो एक फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो दैट इज अ फिनोमेना विच इज एवरीवेयर प्रिवेलेंट, एंड सो इज द केस विथ कोचिंग इंडस्ट्री ऑल्सो। बट कोचिंग इंडस्ट्री को मैं बहुत ही अलग नज़र से देखता हूँ। भाई एक एजुकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ हद तक इथिक्स और वैल्यूज़ का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट सम काइंड ऑफ ए टी, कॉफ़ी और पोटैटो चिप्स, ठीक है। ये एक बहुत हाई स्टेक्स इन्वॉल्व है। तो आइडियली तो कोचिंग इंडस्ट्री या कोई भी एजुकेशन इंडस्ट्री में इस तरह का नहीं होना चाहिए, बट स्टिल फाइन, ऐसा होता है। बट मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बच्चों में भी इतनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई तुम भी अपनी बुद्धि लगाओ। यदि कोई तुमको ट्रैप कर रहा है या कोई ऐसा झांसा दे रहा है, तो मतलब वेयर द हेल योर विजडम हैज़ गॉन। तो थोड़ा सा बच्चों को भी ठोक बजा के डिसीजंस लेने चाहिए, और डेफिनेटली ऐसा होता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बट आइडियली इट शुडेंट हैपन, ठीक है। सर आप मेडिटेशन में भी काफ़ी सुना है हमने, तो
मेडिटेशन लॉन्ग टर्म फोकस बिल्ड करता है या सिर्फ टेम्परेली हमारे माइंड को रिलैक्स करता है? और आज की जो जनरेशन है वो मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, आज की जनरेशन की बात नहीं है, मेडिटेशन एट लार्ज ही क्यों इतना पॉपुलर नहीं है यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में, यदि ये मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करूँ, या कहीं पे भी कॉर्पोरेट से कहीं पे भी हमारी सोसाइटी एट लार्ज में मेडिटेशन का जो महत्व होना चाहिए वो इसीलिए नहीं है। उसका संभवतः एक रीज़न ये है कि मेडिटेशन की फ़ायदे सिर्फ किताबों में ही लोगों को पता है। जिस ऐसे लोग थोड़े कम होते हैं जो मेडिटेशन के फ़ायदे मतलब वाकई अपने जीवन में उन्होंने उसको देखा होगा। मतलब मैंने अपने जीवन में मेडिटेशन का जादू देखा है, तो मैं तो उसका इतना पक्षधर हूँ कि मेरे हिसाब से तो हर स्कूल में जैसे प्रेयर होती है, ऐसा होता है, तो एक 10 मिनट का 5 मिनट का मेडिटेशन डेली होना ही चाहिए कंपल्सरीली। एक ध्यान उनको लगवाया जाना चाहिए 5-7 मिनट के लिए एटलीस्ट। तो आपने पूछा क्यों ये पॉपुलर नहीं है, यूथ में क्यों नहीं है, कहीं पे भी उतना पॉपुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किताबी ज्ञान है। अब जिस व्यक्ति को मेडिटेशन का जादू पता है वो पकड़ पकड़ के लोगों को मेडिटेशन करवाएगा। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में तो मैं एक सेशन ही लेता हूँ उसके ऊपर कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और आपने बताया शॉर्ट टर्म क्या वो माइंड को काम करता है? नहीं नहीं, इसके तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। जितना आप करोगे उतना उसके बेनिफिट ज़्यादा होते ही चले जाएंगे। तो मेडिटेशन करने से जो है, और ये ऐसा कोई वो चीज़ नहीं, इट्स ए प्योर साइंस, इट्स ए प्योर साइंटिफिक टेक्निक। मतलब आप अपने आप को कट ऑफ करके 10 मिनट भी बैठ जाएंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम हो जाएगा, हार्मोन कम, मतलब वो डिस्चार्ज होना कम हो जाएंगे। रेगुलर मेडिटेशन, ये तो रिसर्च में फाइंडिंग्स पाई गई हैं, जो आपके हैप्पी करने वाले, कामनेस वाले जो हार्मोन्स होते हैं, आपकी स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन, आपको मूड एलिवेटर जो होता है आपका सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। और स्ट्रेस में लाने वाले हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल, वो बहुत कम हो जाता है मेडिटेशन करने से। तो इसके तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आजकल स्टूडेंट्स में क्या, वर्ल्ड में एक बहुत पॉपुलर और कॉमन टर्म आ गया है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई स्टूडेंट्स के लिए थ्रेट है या शॉर्टकट है, और एंड में किसका विन है, एआई का या स्किल्स का? एआई का भी कोई विन नहीं है, स्किल्स का विन नहीं है, उसका विन है जो एआई को मास्टरी करेगा। तो एनीवे देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थ्रेट मानना और दूसरा है शॉर्टकट मानना। तो मैं तो भाई देखो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट वाला व्यक्ति हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई भी सेंसिबल स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है। अरे ये वंडरफुल शॉर्टकट है सक्सेस के लिए, ठीक है। आई मीन किसी बच्चे को किसने रोका है भाई, उतनी सारी, मतलब मैं तो कहता हूँ एआई के ज़माने में पैसे की नदी बह रही है। बच्चों को थोड़ा सा बुद्धि यूज़ करके भाई जो भी टूल्स आते हैं उसको अपडेटेड रहना है, उसको सीखना है अपने डोमेन से, क्योंकि एआई का डेवलपमेंट कॉन्करेंटली हर फील्ड में हो रहा है। वो मेडिकल साइंस में भी हो रहा है, वो आपके जर्नलिज्म और वीडियो एडिटिंग और डिज़ाइनिंग में भी हो रहा है, वो सब जगह हो रहा है। एमएस एक्सेल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हर फील्ड में वो एआई अपनी डेवलपमेंट करता जा रहा है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि जिस भी डोमेन में वो है भाई, उस डोमेन में वो लेटेस्ट डेवलपमेंट से बिल्कुल रूबरू रहे, और बिल्कुल फिर आप देखिए एआई विल बिकम ए शॉर्टकट टू सक्सेस, rather than just mindlessly consuming a lot of content over Instagram, Reels and YouTube Shorts. One should become a content creator, ठीक है, and one should use all of those resources provided by AI. मैं खुद, हम अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा AI का यूज़ करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड एक ग्राफिक डिज़ाइनर था जिसको हम बहुत रेगुलरली रेफ़र करते थे, पर जब से कैनवा आया है और एआई टूल्स आ गए हैं, चाहे बैकग्राउंड रिमूवर हो, चाहे आपके अब तो मतलब क्लिप आर्ट्स बन जाते हैं जो कि शटर स्टॉक जैसी कंपनीज से हम खरीदते थे, या इवन इमेजेस बाज़ार से हम कई इमेजेस खरीदते थे, अब वो फ्री में हमको अवेलेबल हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ आशना कि एआई तो एक बहुत ही परफेक्ट शॉर्टकट है भैया सक्सेस का, और बच्चों को जल्दी से अडेप्ट कर लेना चाहिए इसको। और सिर्फ उन्हीं के लिए खतरा है जो एआई को लर्न करने से रिफ्यूज कर रहे हैं। एआई के घोड़े पे आप बैठ जाइए, आप एकदम तेज रफ्तार से भागेंगे। सर आपके हिसाब से सक्सेस प्लान्ड है कि डिस्कवर्ड?
नहीं, सक्सेस तो प्लान्ड ही है, मतलब डिस्कवर्ड तो क्या ही है, मतलब अब ऐसा कोई ट्रेन में मिल गया और एकदम से मुझे कुछ आत्मबोध हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक्सीडेंट्स ऐसे होते रहते हैं, डिस्कवरी भी होती है, लेकिन बेसिकली क्या है कि एक कॉन्शियस एफर्ट हमेशा हमारा रहना चाहिए। जैसे देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि आपने एक आज क्वेश्चन किया था कि कन्फ्यूजन भी बहुत है तो क्या करें। अरे भाई, कन्फ्यूजन है तो हम एक स्टैंड स्टिल पे नहीं जा सकते ना, वी हैव टू कीप मूविंग। जैसे सांप सीढ़ी का एक गेम था, तो उसमें एक बड़ा अच्छा थॉट मैंने पढ़ा था कि रुकना मेरा काम नहीं, चलना मेरी शान। रुकना मेरा काम नहीं, चलना मेरी शान, मतलब कितने भी बार सांप काटेगा तो मैं वहां बैठ के रोते नहीं बैठ सकता भाई, तुरंत गोटी आएगी, मुझे खेल के आगे बढ़ना है। तो लाइफ है, बार बार हर बॉल आती जा रही है, मुझे खेलते रहना है, आउट होने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कई बार बच्चे वहां पे बोलते हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं आ रही। भाई, क्लैरिटी नहीं आ रही है तो कुछ तो जो सामने है उसको लेके आगे बढ़ोगे आप, क्लैरिटी धीरे से फिर आ जाएगी। मतलब मैं सोचूं कि मैं तैरना कैसे सीखूं, तैरना सीखूं, अरे भाई पानी में पाँव डालिए, महसूस करिए और थोड़ा गहरा जाइए, आएगी, इस तरीके से क्लैरिटी आती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कन्फ्यूजन में बैठ के हम सिर्फ उसमें म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बन सकते, हमको किसी की हेल्प लें या खुद कुछ हाथ पैर मारे, गूगल करें, एआई से पूछें। आजकल चैट जीपीटी से तो आप पूरी बातचीत ही कर सकते हो कि मेरे को ये लाइफ में प्रॉब्लम है, और वो इतना ज़्यादा जानने लगेगा। जितने लोग दर्शक यहाँ देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज एक देता हूँ, यदि आप में से जो लोग 1-2 साल से भी यदि चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो, आप उससे पूछ के देखो कि तुमको क्या लगता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। आप हैरान हो जाओगे कि वो बिल्कुल आपको, आप जितना अपने आप को जानते हो कि उससे ज़्यादा वो आपको जान चुका होगा इतने टाइम में, और आपको बारीकी से वो 3-4 स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आपकी बता देगा। ठीक है, आप भी ट्राई करिएगा। अभी क्योंकि मैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों के IIM कॉल आए हुए हैं ना, तो अभी मैं कल रात को 2-2, 3-3 बजे तक, कई बार हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि काफ़ी सारे कॉल्स हैं और एकदम सबके लाइनअप हैं इंटरव्यूज़। तो अभी हम लोग एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे थे, तो उसने बोला कि सर समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रेंथ क्या है। मैंने कहा, उसने बोला आपको क्या लगता है, तो मैंने कहा जितना तेरे को 1-1.5 साल में समझा है उस हिसाब से ये तो है। तो उसी ने बोला कि सर एक काम करता हूँ, 2.5 साल से 2 साल से मैं जब से चैट जीपीटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इससे पूछता हूँ। एंड ही वॉज लाइक स्टंट। उसने बोला ओ माई गॉड, ये बिल्कुल मेरे बारे में सच सच बता रहा है, जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो ये चीज़ है, चैट जीपीटी एक बहुत ज़्यादा, चैट जीपीटी हैज़ टू बी योर वे ऑफ लाइफ। और ऑफ कोर्स फ्री में है, परप्लेक्सिटी है, डीप सीक है। मैं तो प्रोफेशनल हूँ, आप सबको भी ये करना चाहिए कि आप कोई भी जो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट देते हो, आप जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, चैट जीपीटी, डीप सीक, ये 5 मेरे में बिल्कुल अपने मोबाइल के बिल्कुल मैं उस पर इंस्टॉल करके रखता हूँ। और आप अलग अलग सिचुएशंस में इन सबको सेम प्रॉम्प्ट देके देखिए कि कौन ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उस हिसाब से आप उसकी हेल्प ले सकते हो। सर, फेलियर के बारे में ऐसा सच जो कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। अब देखिए, फेलियर तो अपने आप में ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत पहलू है। जैसे सूरज उगता है तो ढलता भी है, भाई दिन है तो रात भी है। तो फेलियर के बिना तो लाइफ है ही नहीं। बल्कि सही बोलूँ तो सक्सेसफुल लोग और जो नॉट सो सक्सेसफुल में, उनमें फ़र्क पता है क्या है? जो ज़्यादा सक्सेसफुल है ना, उससे यदि पूछा जाएगा तो उसके नंबर ऑफ फेलियर्स बहुत ज़्यादा होंगे। आई रिपीट इट, ध्यान से सुनिएगा कि जो ज़्यादा सक्सेसफुल है उसने फेलियर ज़्यादा देखे हैं, इसीलिए ही जब वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। और जो कम सक्सेसफुल है उसकी सिचुएशन वही है कि वही नदी के किनारे बैठा है कि तैरूंगा तैरूंगा, डर लग रहा है, ऐसा है वैसा है, और वो कई बार डूबते डूबते बचा है और फिर वो नदी क्रॉस कर लेता है। तो फेलियर तो अभिन्न हिस्सा, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, इसको एम्ब्रेस करना चाहिए। और जनरली हम लोग कोई भी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो नेचुरली यार उसके बारे में वाहवाही सुनते हैं, तो उसके पीछे का हमको ब्लड स्वेट एंड जो उसका मेहनत है वो नहीं दिखती है। इफ यू हैव टू चूज वन, व्हाट विल यू चूज, स्किल और डिग्री? ऑब्वियसली स्किल को ही चूज करेंगे हम, बट डिग्री इन ए सेंस जो फॉर्मल क्वालिफिकेशन है वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए आजकल कई बार मैंने देखा है ग्लैमराइजेशन हो जाता है कि अरे स्किल चाहिए यार, अरे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे परसेंट कैसे भी आए, मैं चाहे स्कूल कॉलेज में कुछ भी करूं, अरे मैं तो स्किल कर लूँगा। भाई मैं कहता हूँ स्किल बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल करिए, स्किल्ड रहिए, लेकिन जो आपका स्कूल है या कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हो, यदि उस पर भी आप अपना 100% देते हो तो वो आपकी कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है, वो आपका एक अनुशासन में रहना आपको सिखा रहा है। ठीक है, तो कई बार
जो बोलते हैं ना कि टॉपर, मैं एवरेज हूँ फिर भी कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, पर मैंने अपने इतने साल के करियर में देखा है भाई, जो टॉपर है, जो परसेंटेज अच्छे ला रहा है भाई, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैथ्स या इंग्लिश या जिस भी चीज़ में उसने टॉप किया या अच्छे नंबर लाया, तो सिर्फ वो टैलेंट नहीं है, वो पूरा एक उसके पीछे का अनुशासन और डिसिप्लिन का प्रोसेस है, और वो प्रोसेस के पार्ट बनने के बाद ही वो इतना टॉप कर पाया है। ऐसा नहीं कि मैथ्स में बहुत वो जीनियस था, वो रहा होगा, लेकिन उसने काफ़ी तैयारी करी है, पढ़ाई की है। तो ये जो हमारे बॉलीवुड में होता है ना, वो वहीं फिल्मों में ही होता है। चतुर टाइप का व्यक्ति, एक जैसे 3 इडियट्स पे बना दिया, एक बुद्धू टाइप का एक पोर्ट्रे किया गया उसको, ऐसा बॉलीवुड में ही होता है। यदि आप कहीं पे भी उठाकर देख लीजिए, यदि कोई टॉपर है, यदि कोई बच्चा बहुत सीए का टॉपर है या अच्छा मार्क्स ला रहा है या कहीं बड़े कॉलेज में सेलेक्ट हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ाई में अच्छा है, वो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा था, अपने आप को अनुशासन करने में अच्छा था, रोज़ सुबह उठ के उसने एग्ज़ाम के पहले खूब तैयारी की है, किताबें पढ़ी हैं, पन्ने काले किए हैं, प्रैक्टिस किए, खूब सवाल लगाए हैं, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचा है। तो वो बहुत ही, मैं उससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ उस वाले नोशन से कि यार अपन कर लेंगे। भाई यदि कर लोगे तो कर ही लो, फिर ऐसा झंडे गाड़ के दिखाओ कि आपने स्किल में क्या किया है। पर बच्चे ना उस आड़ में कई बार पेरेंट्स को बुद्धू बना देते हैं कि अरे मैं कर लूंगा पापा, मैं तो स्किल कर लूंगा, ये तो क्या है, स्कूल की तो एजुकेशन आउटडेटेड हो गई है, कोई मतलब नहीं। अरे भाई, स्कूल तुमको अनुशासन सिखाता है। तुम फॉर गॉड सेक यदि 10 साल स्कूल गए हो तो तुम सुबह 6 बजे उठना सीखे हो, एक इंसान की तरह तुमने एक अनुशासन वाली लाइफ, टीचर्स को रिस्पेक्ट किया है, एक टीम में काम किया है, तो तुम एक निरंकुश व्यक्ति ना होके एक अनुशासन में ढले हुए एक व्यक्ति हो, तो वो उसमें स्कूल का बहुत बड़ा योगदान होता है, कॉलेज से ज़्यादा स्कूल का ही योगदान होता है। मैंने अपने 25 साल के करियर में देखा है आशना की, कोई बहुत गरीब सा गांव का छोटा सा भी स्कूल है ना, तो वहाँ पे भाई जनगणमन होता है, लोग टाइम पे आते हैं, पनिशमेंट मिलती है, इससे आपका एक अनुशासन बिल्ड होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? तो स्कूल का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, चाहे कितना भी एआई आ जाए, कोई स्किल की हम बात करें कि स्किल ही इंपॉर्टेंट है, अब स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं, भाई स्कूल की ज़रूरत रहेगी, वो स्कूल अडेप्ट कर लेगा। स्कूल जो है अपनी टीचिंग में इनोवेशन कर लेगा, कॉलेजेस टीचिंग में इनोवेशन कर लेगा। जैसे आपका कॉलेज है बहुत ज़्यादा स्किल बेस्ड है, धीरे धीरे आप देखेंगे जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे कोई कन्वेंशनल बीकॉम वाला कॉलेज है, उसको करना ही पड़ेगा ना, वो अपनी कॉलेज में इंटीग्रेट कर देगा, टैली सिखाएगा, वो इंटर्नशिप कराएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास भेजेगा, कॉमर्स वालों को, मतलब स्किल बेस्ड तो होता जाएगा। तो ये चेंजेस तो आएंगे, पर ये स्कूल वगैरह से अनुशासन बिल्ड होता है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जो डिग्री और स्किल की बात थी, मैंने काफ़ी लंबा शायद आंसर दे दिया है, काफ़ी लंबे आंसर मैं दे भी रहा हूँ, पर वही आपने रिस्क लिया है मुझको बुलाने का, तो मैं बोलता बहुत हूँ। एनीवे, बिटवीन कंफर्ट जोन एंड एक्सपोजर। कंफर्ट जोन एंड एक्सपोजर, देखिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि भाई यू नो मैजिक हैपन्स वेयर यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन तो खैर देखिए ऐसा है कि हम जैसे ही कंफर्ट जोन से निकलते हैं, हर एक नया अनुभव जो होता है हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर रहा होता है। तो यदि आज मैं आपसे एक नए व्यक्ति से मिला, आपके कैंपस में आया, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई यहाँ पे पढ़ने के आया, लेकिन मैंने जो बिल्डिंग देखी, आपका एनवायरनमेंट देखा, नए लोगों से मिला, तो इससे मेरे ब्रेन में एक न्यूरल पाथवेज क्रिएट हुए। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, नया कुछ एक्सप्लोर करते हैं, नया लर्न करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है और लर्न करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है। आई रिपीट, आप नया तो लर्न कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ नया लर्न करने की कैपेबिलिटीज़ का भी बार आप रेस कर रहे हो, ठीक है? तो इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। और हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो हमारे बाल भारती में एक चैप्टर था, घुमक्कड़ धर्म का पालन हमको करना चाहिए। तो उस चैप्टर का सार ये था कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरर या एडवेंचरस होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके, नई सीख के, फेलियर का सामना करके बहुत चीज़ें सीख जाते हैं, जो अपने कुएं में मंडूक की तरह जो बैठा रहता है, वो उसको पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि एक्सपोजर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कंफर्ट जोन। बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब वैसे आप बोलोगे तो स्मार्ट वर्क, बट अल्टीमेटली स्मार्ट वर्क भी होता है ना, वो
ये जब जगल ऑफ वर्ड्स हैं, एट द एंड ऑफ इट देखो पन्ने काले करना। मैं जब बोलता हूँ ना पन्ने काले करना, मतलब रगड़ो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। यदि आप स्पोर्ट्स में हो तो दिन रात प्रैक्टिस करो। यदि आप वीडियोग्राफी, एडिटिंग, डिज़ाइनिंग में हो, अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके यहाँ VFX का एक बंदा था, तो वो बाहुबली में उसने कुछ, उसको कोई ब्रेक मिला था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि लोग रात भर दिन रात लगे रहते हैं, लैब में काम करते हैं। आपके यहाँ भी मैंने देखा बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है ना, तो वहाँ पे देखो स्मार्ट वर्क एक हार्ड वर्क का ही नतीजा है। मतलब यदि कोई व्यक्ति बहुत कम डिग्री में ही मेहनत करे तो ऐसे जीनियस 1-2% ही होते हैं। मैंने देखा है मेरे कॉलेजेस में, ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो वाकई मतलब यार दे आर जीनियस, हम हैंड्स डाउन दे आर जीनियस, लेट्स फेस इट। IITs में मैंने ऐसे लोग, IITians को देखा है मैंने, एक्सेप्शनली दे आर ब्रिलियंट, सच में ब्रिलियंट होते हैं। पर ऐसे 1 या 2% होते हैं। जो 98% होते हैं ना, तो इसमें जो स्मार्ट लोग होते हैं भैया, वो हार्डवर्क से निकल के आते हैं। तो स्मार्ट वर्क इज द करेंसी ऑफ हार्डवर्क, राइट? द हार्डर यू वर्क, यू लकीयर यू गेट, द स्मार्टर यू गेट। सर, एक ऐसी बात स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी लाइफ को चेंज कर दे या ट्रांसफॉर्म कर दे। एक चीज़ यदि मुझे ऐसा मैसेज देना है तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि भैया बच्चों को आपकी हार तब तक नहीं हुई है जब तक आपने अपनी हार नहीं मानी है। यदि आपके अंदर ये भाव जिंदा है, ये सेल्फ बिलीफ जिंदा है कि मैं भी कुछ हूँ और कुछ कर सकता हूँ, यदि आप अपने आप को एक वर्दी इंडिविजुअल मानते हो और आपको लगता है कि मैं भी कुछ हूँ और कुछ कर सकता हूँ, बस इतना ही चाहिए, आई कैन डू इट, ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा अंकुर है, यदि ये ही चीज़ नहीं है तो फिर लाख कोशिश कर ली जाए, कितना भी खाद डालो, पानी डालो, उस बीज में अंकुरित ही नहीं है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं यही बोलूँगा, बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि अपने आप को एक सीमित शरीर मत मानिए। आपका माइंडसेट एक विनिंग माइंडसेट होना चाहिए। आपको बस ये बिलीफ ही होना चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी चमत्कार हो रहे हैं, जो कुछ भी बड़े से बड़ा, चाहे कोई जो भी सक्सेस आप देखते हो स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, एकेडमिक वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, भाई वो साधारण लोग ही हैं। सिर्फ असाधारण उन्होंने प्रयास किया, एफर्ट किया और अपने आप पे उनको विश्वास था। जैसे आप देखिए हमारी कोचिंग मिरेकल्स में भी जैसे 100 लोग आते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उसमें फ़र्क क्या होता है, कौन से लोग, क्यों कुछ बच्चे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में सेलेक्ट हो जाते हैं और मैं तो वही सेम पढ़ा रहा हूँ, सारे टीचर सेम पढ़ा रहे हैं, सब पे बराबर ध्यान दे रहे हैं। अंतर सिर्फ ये होता है कुछ बच्चों जो आते हैं वो आते तो हैं, क्लास अटेंड करते हैं, 100% अटेंडेंस है, पर मन ही मन में वो हार चुके हैं। उनको लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, पर क्योंकि फीस भरी है, पेरेंट्स का दबाव है, खुद से भी आंख मिलानी है कि मैं रोज क्लास जाता हूँ, तो जाते हैं। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन में ही हार गया तो वो कुछ नहीं कर सकता, और जो मन का जीता हुआ है 100 हारे भी उसकी आ जाए, जब तक उसके अंदर से उसने क्विट नहीं किया है, वो 101वें बार भी जो है 101th अटेम्प्ट में भी वो चीज़ों को किसी भी क्रैक कर सकता है। तो यही मेरा लास्ट मैसेज होगा। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत हैं स्टूडेंट्स के, बट आज इस सेशन में काफ़ी क्लैरिटी और डायरेक्शन मिला है। तो इसी के साथ हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनसाइट्स। थैंक यू सो मच आशना। एंड आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप इतने टैलेंटेड हो, आप ऐसे स्टेज पे बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आई रियली अप्रिशिएट। और आपके कॉलेज को मैं धन्यवाद देता हूँ, वाइस चांसलर सर को और मैडम को भी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मौका दिया आपके प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन इंटरेक्ट करने का। गॉड ब्लेस यू एंड माई ऑल ब्लेसिंग्स टू ऑल योर स्टूडेंट्स। यहाँ क्रू मेंबर्स भी आपके सारे स्टूडेंट हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ ए वाइवेशियस एंड वाइब्रेंट एनवायरनमेंट। वेरी रेयरली इट इज़ विजिबल इन यूनिवर्सिटीज़। तो काफ़ी वर्क ओरिएंटेड और ऑन द जॉब, नहीं तो क्या होता प्रोफेशनल्स शूट करते हैं। यहाँ पे ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सारा एग्जीक्यूशन स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। सो आई एम श्योर यू ऑल विल रॉक वन डे। थैंक यू सो मच।